अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बी सेल्स। बी सेल्स, ठीक है। अच्छा, बी सेल्स बेसिकली फॉर्म कहाँ होते हैं? इन द बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में जब बी सेल्स फॉर्म होते हैं तो वो इनएक्टिव बी सेल्स होते हैं, नेक बी सेल्स। उसके बाद वो जाते हैं इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, और वहाँ जाके वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, बी सेल्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। बी सेल्स के ऊपर ये हमने बनाया एक बी सेल्स, बी सी को मोटा लिखेंगे बी सेल्स, ठीक है। इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़ काफ़ी सारी, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये होती हैं मोस्टली मेनली आईजीएम होती हैं, या अदरवाइज़ ये होंगी आईजीडी, ठीक है। आईजीएम एंटीबॉडीज़ का पता होगा आपको कि प्लाज्मा में वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं एज पेंटामर्स, 5 के ग्रुप्स में, ठीक है। लेकिन ऑन द सरफेस जब ये ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल प्रेजेंट होती हैं तो ये इन फॉर्म ऑफ मोनोमर्स होती हैं, इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये हर बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक टाइप की होती हैं। एंटीबॉडीज़ का एक सेम पोर्शन होता है और एक वेरिएबल पोर्शन। तो अब जैसे ये बी सेल है तो इसके ऊपर जितनी एंटीबॉडीज़ होंगी उनका वेरिएबल पोर्शन सेम होगा, वो एक टाइप की एंटीबॉडीज़ होंगी, लाइक दिस, ठीक है। तो एक बी सेल के ऊपर एक टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब बी सेल्स बहुत सारे बनते हैं इन द बोन मैरो, बहुत सारी टाइप्स के बनते हैं, और वो जाते हैं इन द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, और उसमें काफ़ी सारी होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अभी लेकिन ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। जब भी कोई एंटीजन वगैरह आता है ब्लड के थ्रू, वो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में जाता है, उसके बाद वहाँ जाके वो डिफ्रेंशिएट होना है, वहाँ जाके वो रिएक्ट करती हैं, एक बी सेल को सिलेक्ट करती हैं जिसके साथ वो एंटीजन, जिनके एंटीबॉडी के साथ वो बाइंड कर सके। तो टाइप ऑफ ये सिलेक्शन है कि वो एंटीजन सिलेक्ट कर रहा है बी सेल को, जिसकी एंटीबॉडी के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, और उसके बाद उस बी सेल की फर्दर क्लोनिंग होती है, उनकी अमाउंट इंक्रीज़ करती है, वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कोलोनल सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है फॉर द बी सेल टू बी क्लोन्ड, तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्लोनल सिलेक्शन, और ये होता है इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें पहले देखनी चाहिए थी कि बी सेल सेल्स के फंक्शंस क्या हैं। इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि ये एक्ट करता है एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और प्रेजेंट करता है उस एंटीजन को टू द हेल्पर टी सेल, और दूसरा ये करता है कि ये खुद बनता है प्लाज्मा सेल और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, और तीसरा ये कि ये मेमोरी सेल बनाता है, जो कि जब ज़रूरत पड़ती है तो प्लाज्मा सेल बन के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। सो ये 2 मेन फंक्शंस हैं बी सेल के। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस होता किस तरह है, ये किस तरह एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये हम अब देखेंगे। ओके, लेट्स से दिस इज़ आवर बी सेल, इसके ऊपर ये एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक, जिनके स्पेसिफिक हैं वेरिएबल पोर्शंस। सो एक एंटीजन आता है जो इनके साथ रिएक्ट करता है, एंटीजन आता है और वो बाइंड करता है इनके साथ, और ये एक जिस पोर्शन के थ्रू ये इनके साथ बाइंड करता है उस पोर्शन को कहते हैं एपिटोप,
एपिटोप क्या है? एपिटोप वो पार्ट ऑफ एंटीजन है जो कि बाइंड करता है विद द एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो दीज आर द एपिटोप्स ऑफ दिस एंटीजन। उसके बाद ये होता है कि ये इसकी एंटीबॉडीज़ की एग्रीगेशन होती है, एंटीबॉडीज़ एक साइड पे आ जाती हैं और फिर इस बी सेल उसको इनगल्फ कर लेता है एंटीजन को, और फिर उसकी एपिटोप्स को वो प्रेजेंट करता है ऑन इट्स सरफेस इन एसोसिएशन विद द सेम MHC2 प्रोटीन्स। सो इसने इस एंटीजन को इनगल्फ कर लिया और इसके एपिटोप्स को प्रेजेंट किया इन एसोसिएशन विद द MHC2 प्रोटीन्स, और ये प्रेजेंट करेगा टू द हेल्पर टी सेल। सो दिस इज़ आवर हेल्पर टी सेल, इसको ये प्रेजेंट करेगा सही। और फिर क्या होगा? अच्छा, सिर्फ ये एंटीजन प्रेजेंटेशन इन एसोसिएशन विद MHC इज़ नॉट सफिशेंट। इसके अलावा हमने जैसे कि देखा था कि B7 इंटरेक्ट करता है विद द CD28, ठीक है। जब ये इंटरेक्शन होता है तो ये रिलीज़ करता है क्या? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जब रिलीज़ होगा ये इस सेल पे एक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। हमारा सेल एक्टिवेट हो जाएगा, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने देखा था ना कि क्लोन्स प्रोड्यूस करना ही एंटीजन ने अल्टीमेटली क्लोन्स प्रोड्यूस करने थे। सो ये सेल इसके साथ डिटैच हो जाएगा। अच्छा, क्लोन्स प्रोड्यूस करने के बाद इसने अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है थ्रू प्लाज्मा सेल्स। वो एंटीबॉडीज़ नॉट नेसेसरी IgM नहीं होंगी, ये इसके ऊपर जो भी हैं IgM या IgD हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस करता है वो IgE भी होती हैं और डिफरेंट होती हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है वो इधर एक इसके ऊपर प्रोटीन होती है जो CD40 है और इसके ऊपर CD40 लिगेंड CD40L, ठीक है। तो वो आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो इसकी इंटरेक्शन की वजह से ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की, विद द सेम वेरिएबल पोर्शन, जो कि उस सेम एंटीजन के खिलाफ काम कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों में ये डेफिशिएंट होगी उन लोगों में IgM की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, उनके सेल IgM प्रोड्यूस कर सकेगा, और उनमें फिर दूसरी एंटीबॉडीज़ डेफिशिएंट होती हैं और उनमें फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अब ये सेल तो डिटैच हो जाएगा, हेल्पर टी सेल, और बी सेल हमारा एक्टिवेट हो गया। अब बी सेल एक्टिवेट होने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा क्लोन्स, अपनी ही तरह के और सेल्स जिनके ऊपर सेम एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। सही। सेम एंटीबॉडीज़ हैं उनके ऊपर, और ये अब इनमें से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इनटू द प्लाज्मा सेल, और ये इस तरह होंगे कि अपने सरफेस की एंटीबॉडीज़ को लूज़ कर देंगे, ठीक है। और सरफेस पे अब इनके कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी और ये खुद सिंथेसाइज करना शुरू हो जाएंगे द सेम एंटीबॉडीज़। ठीक हो गया। तो ये वो सेम एंटीबॉडीज़ हैं जिन्होंने उस एंटीजन के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जब भी कोई एंटीजन आएगा, अब ये सपोज़ ये एंटीजन आया है तो ये एंटीबॉडीज़ आके इसके एपिटोप्स के साथ इस पर बाइंड करेंगी, ठीक है। बाइंड करने से ये फ़ायदा होगा कि ये इसकी ऑप्सोनाइजेशन कर देंगी। ऑप्सोनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, नाइजेशन, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन कर देंगे। ऑप्सोनाइजेशन मीन्स कि ये मैक्रोफेज के लिए इसको मार्क कर देंगे कि आके इसको इनगल्फ कर लो, इसको खा लो, ठीक है। दूसरा ये इस तरह काम करेंगी कि ये अभी इनके दो पोर्शंस हैं ना, ये इन एंटीबॉडीज़ इन जो भी एंटीजन्स हैं उनकी और बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसकी एग्लूटिनेशन कर देंगे, उनका
उनको इनफेक्टिव कर देंगी टू कॉज एनी डिजीज़ वगैरह एक्सेट्रा। सो इससे एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। सो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। कुछ सेल ऐसे ही रहेंगे और उनको हम कहेंगे मेमोरी बी सेल्स। और जब भी कोई नया ये सेम एंटीजन आएगा, मेमोरी बी सेल्स फ़ौरन से प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। प्लाज्मा सेल्स को हम इफेक्टर बी सेल्स भी कहते हैं, इफेक्टर बी सेल्स, क्योंकि ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, काम करते हैं कुछ। इफेक्टर बी सेल्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, इन डेज एंड वीक्स, जबकि मेमोरी बी सेल्स की इन ईयर्स होती है। ये इफेक्टर बी सेल्स अपना काम करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके मर जाते हैं। मेमोरी बी सेल्स रहते हैं कि जब भी नेक्स्ट इन्फेक्शन हो तो ये अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है कि क्या हेल्पर टी सेल की ज़रूरत होती है, या जब भी एंटीजन आए खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, प्लाज्मा सेल बन जाएं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं, ये पॉसिबल है या नहीं? तो कुछ बी सेल्स और कुछ मेमोरी बी सेल्स दोनों ही, वो विदाउट द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल, सिर्फ एंटीजन की इंट्रैक्शन से और कुछ और फैक्टर्स की हेल्प से वो प्लाज्मा सेल बना के एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ इस तरह करते हैं। उनको टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। आई थिंक दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।